Welcome students in our class of enzymes second. This is actually the second class of enzyme. In the previous class of enzyme we had discussed about the basic concepts of enzyme, what are enzymes, what type of reactions they catalyzes. There are various traditional ways by which we can classify the enzymes. We had classified enzyme on the basis of the site of their functioning, कहाँ पर वो काम करते हैं उसके आधार पर हमने उनको वर्गीकृत किया था एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम के हिसाब से। हमने क्लासीफाई किया था एंजाइम्स को कि वो किस कंपोनेंट से बने होते हैं, क्या वो प्योर प्रोटीन है या प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट के होते हैं या वो आरएनए के बने होते हैं। तो उस आधार पर हमने उन्हें क्लासीफाई किया था एज ए सिंपल एंजाइम्स, एज ए कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स एंड एज राइबोजाइम्स। और राइबोजाइम्स में भी हमने फोकस किया, काफ़ी फोकस किया और हमने देखा था कि राइबोजाइम्स में हमने 3 एग्जांपल्स लिए थे, ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन एंड ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन were the first ribozymes to be discovered, and they were actually discovered in tetrahymena. Then we took the example of ribonuclease P, which actually process transfer RNA and it cuts the long 5' end of transfer RNA. And finally we had taken example of peptidyl transferase, which is again a ribozyme which catalyze the formation of peptide bond during protein synthesis. So now we will move ahead, and I am remembering another type of enzyme which is very much peculiar in the sense that the synthesis of this enzyme, obviously when enzymes are synthesized, they are synthesized inside the cell. जब भी उनका संश्लेषण होता है, जब भी वो नया एंजाइम बनता है तो वो हमेशा कोशिका के अंदर उसका निर्माण होता है। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द मोस्ट स्टडीड डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट इज़ काइमोट्रिप्सिन। जब काइमोट्रिप्सिन जब बनता है तो कोशिका के अंदर, एंड काइमोट्रिप्सिन इज एक्चुअली सिंपल एंजाइम, इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर प्रोटीन, मीन्स 100% प्रोटीन, देयर इज़ नो addition of or of any other non protein part. तो जब काइमोट्रिप्सिन बनता है तो जब इसका सिंथेसिस होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इनएक्टिव फॉर्म में ही इसको सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और चूँकि ये सेल के बाहर क्रियाशील होता है, इट फंक्शंस आउटसाइड द सेल। और ज़रूरी भी है, अगर काइमोट्रिप्सिन जो है अगर वो सेल के अंदर ही काम करेगा, and the function of chymotrypsin is to digest proteins. इसका टारगेट क्या है, इसके सबस्ट्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स। अब चाहे प्रोटीन्स कोई सा भी हो, चाहे वो डाइटरी प्रोटीन हो या एंडोजिनस प्रोटीन हो, इट हैज़ पोटेंशियल, इट हैज़ कैपेबिलिटी टू ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर वो सेल के अंदर ही एक्टिव हो जाएगा तो अपने सेलुलर प्रोटीन्स को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये लीथल हो सकता है, ये हार्मफुल हो सकता है सेल के लिए। इसलिए हमेशा काइमोट्रिप्सिन को इनएक्टिव फॉर्म में बनाया जाता है, फिर इनएक्टिव फॉर्म में ही उसे बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और बाहर जा कर के ये एक्टिव फॉर्म में आता है। तो जब इनएक्टिव फॉर्म जो होती है एंजाइम्स की, जिसमें वो बन रहे हैं, उसे कहते हैं जाइमोजाइम्स। जाइमोजाइम्स आर inactive form, or we can say inactive precursor of an active enzyme. and most of the examples of zymozymes comes from digestive enzymes.
because these digestive enzymes actually digest dietary substances, whether it is carbohydrate, it is protein, it is lipid, that is fat, or nucleic acid. So these dietary substances, these molecules must be part of our food, और इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं उन्हें कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्चुअली इन डाइटरी सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करते हैं या उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको तो ब्रेक करते हैं, ताकि लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा सके, सो दैट दे कैन ईजिली एब्जॉर्ब और दे कैन ईजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन इनको अपटेक कर सके। तो यहाँ पर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कभी भी अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ऑब्वियसली इनका सिंथेसाइज किसी ना किसी सेल में होगा, और जब वो सिंथेसिस होगा एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, तो जब वो प्रोटीन बनता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम बनेगा, तो वो सेल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। अगर सेल के अंदर ही एक्टिव फॉर्म में होगा तो वो सेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड हो या प्रोटीन्स हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेजेस लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे। पर जो भी अगर एंजाइम बनता है तो वो उस एंडोजीनस मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या सेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ही डिस्ट्रॉय होंगे, तो सेल का फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए ये जो प्रोटीन बनता है वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में बनेंगे, ये जो एंजाइम्स बनेंगे वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में बनेंगे। पर जब सेल से बाहर इनको सिक्रीट किया जाएगा, व्हेन दे आर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो आहार नाल है उसमें जब इनको सिक्रीट किया जाएगा, तब जाकर इनके ऊपर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर दूसरे एंजाइम्स या कोई केमिकल्स एक्ट करके इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करके आएंगे, और तब जाकर ये एक्टिव फॉर्म में आएंगे। ये इनएक्टिव फॉर्म में था अभी, मान लिया यहाँ पे किसी और एंजाइम ने इसके ऊपर एक्ट किया, और इसके कारण क्या है कि इसकी संरचना में बदलाव हुआ। अब ये इस संरचना वाला एंजाइम ही एक्चुअली उन सबस्ट्रेट्स पर एक्ट कर सकता है। तो जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल देख सकते हैं जाइमोजाइम्स। द इनएक्टिव फॉर्म, और इनएक्टिव फॉर्म को ही एक्चुअली जाइमोजाइम कहा जाता है, और उनकी एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म कहाँ होगी? इन द इंटेस्टाइन, या अपन कह सकते हैं इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इनएक्टिव फॉर्म कहाँ होगी? इन द पेरेंट सेल, जहां पर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं इनसाइड द सेल। जैसे उदाहरण के तौर पर पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है उसका सिंथेसिस स्टोमक की जो लेयर एपिथेलियम लेयर्स की जो सेल्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है, मैं पर्टिकुलर अभी उनका नाम नहीं जानता, बट स्टोमक की सेल्स जो है वो ही पेप्सिनोजन सिंथेसाइज करेगी, और फिर स्टोमक जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें सिक्रेट करेगी, और इसकी एक्टिव फॉर्म कहलाती है पेप्सिन। और इन पर्टिकुलर जब HCl ट्रीटमेंट, HCl जब ये पेप्सिनोजन बाहर आ जाएगा तो HCl ट्रीटमेंट, HCl जब इसके ऊपर ट्रीट किया जाएगा, HCl इससे रिएक्ट करेगा तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से ट्रिप्सिनोजन, इस पर एक एंट्रोपेप्टाइडेज एंजाइम एक्ट करेगा, और ये इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आएगा, एंड द एक्टिव फॉर्म इज नॉन एज ट्रिप्सिन। इस तरह से काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन
ट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म है और इसकी एक्टिव फॉर्म है काइमोट्रिप्सिन, और इस पर एक्ट करेगा ट्रिप्सिन एंजाइम। ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं ये सब कहाँ हो रहे हैं? इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पर उस सेल के अंदर ये इस फॉर्म में बनाए जाएंगे, इनएक्टिव फॉर्म में। सेल के जब बाहर आएंगे तो इन ट्रीटमेंट्स के कारण ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। एंड दी ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीएज एंजाइम्स, ये सब प्रोटीएज हैं, मीन्स एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट प्रोटीन्स। इस पर भी काइमोट्रिप्सिनोजन पर काफ़ी स्टडी हुई है, उसका स्ट्रक्चर, कितने अमीनो एसिड लंबा प्रोटीन है, ये सब चीज़ स्टडी हो चुकी है। एंड ये काफ़ी बुक्स में इनके बारे में डिटेल डिस्कशंस अवेलेबल है। हम थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया देख लेते हैं काइमोट्रिप्सिनोजन का। ऑब्वियसली पैनक्रियाटिक सेल्स जो है वो इस एंजाइम का सिंथेसिस करती है और बाद में इसे सिक्रेट किया जाता है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी प्रोटीन या एंजाइम सिक्रेटरी पाथवे को फॉलो करता है तो उसमें कई सारे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो बाउंड राइबोसोम्स हैं, ये है बाउंड राइबोसोम्स, वो बाउंड राइबोसोम्स जो है, दिस इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द mRNA which is going to be translated, जिसका ट्रांसलेशन होगा और अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सपोज दिस इज द प्रोटीन, दिस इज द नेसेंट और न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड, एंड दैट पॉलीपेप्टाइड इज आवर एंजाइम। से इट इज ए काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ये मान लिया एन टर्मिनल एंड है, ये इसका सी टर्मिनल एंड है, तो उसके बाद इसके अंदर काफ़ी चेंजेस होंगे और वो जो भी चेंजेस होंगे उन सब चेंजेस को हम कहेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। अब उस पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में क्लीवेजेस हो सकते हैं, या उसमें कई सारा केमिकल मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, या कई सारे नए बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, या प्रोटीन फोल्डिंग भी हो सकती है। ठीक है, एक ये चीज़ कॉमन है कि जो भी सीक्रेटरी प्रोटीन्स हैं उनके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेजेस बनाए जाते हैं। डाइसल्फाइड लिंकेजेस मीन्स कि जैसे मान लिया ये एक प्रोटीन है और इसके अंदर ये अमीनो एसिड है, 2 अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड भी कौन सा? सिस्टीन। और डाइसल्फाइड लिंकेजेस हमेशा सिस्टीन के बीच में बनता है। मैंने आपको बताया था कि सिस्टीन की जो साइड चेन है वो कुछ इस प्रकार होती है, NH2C COH H, उसके पास एक सल्फा हाइड्रल ग्रुप होता है CH2SH। दिस इज द साइड चेन ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड। तो दिस सल्फा हाइड्रल ग्रुप दूसरे सिस्टीन के सल्फा हाइड्रल ग्रुप से रिएक्ट करेगा और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लिबरेट लॉस होगा। से दिस इज अनदर सिस्टीन
CH2, द कॉमन बेस, ये कॉमन बेस है, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिबरेट होगा और इन दोनों सिस्टीन के बीच में के जो सल्फर एटम्स हैं उसके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, CH2, CH2, दिस इज द बेस ऑफ एमिनो एसिड, कॉमन बेस ऑफ एमिनो एसिड. अब नाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज सिस्टाइन. It is called as cysteine, and this bond is actually called as disulfide bond. Disulfide bond means दो सल्फर एटम के बीच में बॉन्ड है, और ये बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट नेचर का बॉन्ड है. इट इज नॉट अ वीक बॉन्ड, इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड, इट इज नॉट ए नॉन कोवलेंट बॉन्ड. एंड ये जो प्रोसेस है ये कहाँ हो रही है कि अमीनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड के अंदर दो अमीनो एसिड जो कि सिस्टीन है उनके बीच में इस तरीके से एक डाइसल्फाइड लिंकेजेस बन जाता है, जिसे साल्ट ब्रिजेस भी कहते हैं. पर ये जो डाइसल्फाइड लिंकेजेस बनाने का जो काम करता है उस एंजाइम का नाम है यहाँ पर प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज. यह एंजाइम जो है इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाता है. एंड द सिंथेसिस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, और वी कैन से द सिंथेसिस ऑफ सिस्टाइन मॉलिक्यूल इन द पॉलीपेप्टाइड इज एक्चुअली पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन. और ये एंजाइम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के दौरान ही कार्य कर रहा है. ये एंजाइम एक्चुअली पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और ज़्यादातर सिक्रेटरी प्रोटीन्स आप देखेंगे, चाहे वो आप इंसुलिन का एग्जाम्पल ले लें, चाहे वो आप ग्लूकागन का एग्जाम्पल ले लें, चाहे आप एंटीबॉडी का एग्जाम्पल ले लो, या और भी कई सारे ऐसे कोलेजन का भी उदाहरण ले सकते हैं. काफ़ी सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको डाइसल्फाइड लिंकेजेस मिलेंगे. जैसे आप एंटीबॉडी देखते हैं, ये हैवी चेन होगी दो, और ये लाइट चेन हो गई. उनके बीच में इस तरीके से S और S करके शो किया जाता है ना, बॉन्ड्स, जस्ट लाइक दिस. दोनों हैवी चेन के बीच में S एंड S, S एंड S, और हैवी और लाइट चेन के बीच में भी S और S. ये दोनों, ये चार पॉलीपेप्टाइड है, 1 2 3 4, इनको बाइंड करके रखता है. तो इसी तरीके से पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है. और यहाँ पर भी काइमोट्रिप्सिनोजन के अंदर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं. तो यहाँ पर जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के जब होगा, इस काइमोट्रिप्सिनोजन जब बनेगा, तो यहाँ पर भी उसके अंदर ऐसे डाइसल्फाइड लिंकेजेस बन जाएंगे. और ये कहाँ बन रहे हैं? RER के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. ठीक है. फिर यहाँ से वो वेसिकल्स बड ऑफ हुई और वेसिकल्स फ्यूज होगी, ये गोल्जी बॉडी में जाएगी, गोल्जी से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाएगी वेसिकल, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है जिसको हम काइमोट्रिप्सिनोजन कह रहे हैं वो बाहर आ जाएगा. और बाहर हो सकती, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगी जहाँ पर इसका फर्दर चेंजेस किया जाएगा इसके अंदर, ताकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो और फिर ये एक एक्टिव एंजाइम की तरह काम कर सके. बट ये इनएक्टिव क्यों होता है? वाई इट इज इनएक्टिव इनसाइड द सेल? ये अगर हम देखें, कि सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ chymotrypsinogen. Say it is the N terminal end, NH2N. This is the COOH of the polypeptide. It is chymotrypsinogen.
और मान लिया ये जो साइट है, दिस पर्टिकुलर साइट, यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन, मैं यहाँ पे इनको मार्क कर रहा हूँ। सपोज कंसिडर दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड ऑफ दिस एंजाइम इज एक्चुअली एन एक्टिव साइट, और इसके एक्टिव साइड में एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है सीरीन, और सीरीन की साइड चेन पर होती है OH ग्रुप। सीरीन अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये कॉमन बेस है और CH2OH। नाउ सीरीन इज अ पोलर अमीनो एसिड और ये रिएक्शन कर सकता है। रिएक्शन कैसे करेगा कि सीरीन का डीप्रोटोनेशन होगा, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डीप्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन, जिससे एक हाइड्रोजन एटम लिबरेट हुआ और अल्टीमेटली ये बन गया O नेगेटिव CH2 एंड दिस इज द बेस। अब इसको हम कहेंगे ऑक्सी एनायन, एंड दिस ऑक्सी एनायन इज क्वाइट रिएक्टिव और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। जैसे मान लिया कि यहां पर एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें ये अलग अलग अमीनो एसिड्स है, तो इन अमीनो एसिड्स के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है N2C, ठीक है, और ये ऑक्सी एनाइन उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ सकता है बाय इट्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये एक न्यूक्लियोफिलिक टाइप की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर सीरीन जो है एक्टिव साइट में है और दिस इज द मेन एमिनो एसिड रेसिड्यू विच इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन। बट इन दिस केस हियर एक चीज जो हम देखना चाहेंगे, यहाँ पर काफी सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी हैं। जैसे मान लिया अभी ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस इन दो अमीनो एसिड्स के बीच में S एक इधर मान लिया, एक अमीनो एसिड ये रहा और एक अमीनो एसिड ये रहा, यहाँ पर भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस है। ये अमीनो एसिड ऑब्वियसली सिस्टीन होंगे और ओवरऑल स्ट्रक्चर को सिस्टाइन कहते हैं। अभी ये इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसकी एक्टिव साइट अभी एक्सपोज नहीं है। एक्सपोज मीन्स इट इज नॉट accessible, this particular site is not accessible to its substrate molecule। इसके जो भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है, कोई भी प्रोटीन हो सकता है। जैसे मान लिया ये प्रोटीन है, चाहे वो एंडोजीनस प्रोटीन हो चाहे डाइटरी प्रोटीन हो, पर ये इसके लिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, पर ये इसके लिए ऐसे ये स्ट्रक्चर अभी फिलहाल ये स्ट्रक्चर काइमोट्रिप्सिनोजन का ऐसा है कि दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एट द एक्टिव साइट बिकॉज द एक्टिव साइट इज एक्चुअली कवर्ड बाई द अदर पार्ट ऑफ द प्रोटीन। उसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से कि आसानी से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड नहीं हो सकता, और जब तक सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के क्लोज नहीं आएगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए काइमोट्रिप्सिनोजन एक तरीके से इनएक्टिव है क्योंकि ये सेल के अंदर काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि स्ट्रक्चर ही कुछ इस प्रकार से, मतलब जिससे कारण इसका एक्टिव साइट आसानी से किसी भी सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं हो पा रहा। पर जब ये सेल के बाहर जाएगा तो इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे। नाउ सपोज दिस काइमोट्रिप्सिनोजन, जो कि अभी इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इज सीक्रेटेड आउटसाइड। और यहाँ पे कई सारे अमीनो एसिड होंगे। जैसे मान लिया ये एक अमीनो एसिड है, ये एक और अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, यहाँ पर भी एक अमीनो एसिड है, यहाँ पर भी एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड यहाँ पर है। तो दे आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड और उनकी सीक्वेंस अलग अलग हो सकती है। अभी एग्जैक्टली आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन काइमोट्रिप्सिन। ये डाटा अवेलेबल है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं या कई सारे बुक्स के अंदर भी आपको मिल सकता है। कितना अमीनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन है ये भी आपको उसमें डाटा मिल जाएगा। बट द इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि वाई इट इज़ इनसाइड द सेल इट इज़ इन इनएक्टिव फॉर्म एंड आउटसाइड द सेल हाउ इट बिकम्स एक्टिव। तो वंस when it is secreted outside, then it is acted by the
by the peptide or protease enzymes already present in the alimentary canal. कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अब ये काइमोट्रिप्सिनोजन कहाँ आ गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आ गया। यहाँ पर ये वही सेरीन है और OH ग्रुप है, और यहाँ पर डाइसल्फाइड लिंकेजेस है। अब यहाँ पर बीच में भी इन डाइसल्फाइड लिंकेजेस के बीच में भी यहाँ पे इस पॉलीपेप्टाइड में कई सारे अमीनो एसिड हो सकते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी दे आर वेरियस एंजाइम्स। जैसे मान लिया कि ये एक एंजाइम है से ट्रिप्सिन। अब चूंकि ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है, तो ट्रिप्सिन यहाँ पर इनको पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे मान लिया एक पेप्टाइड बॉन्ड उसने यहाँ तोड़ दिया और एक बार उसने यहाँ ब्रेक कर दिया। से सपोज मान ले कि ये एक एलेनिन अमीनो एसिड है, उसके बाद वेलिन अमीनो एसिड है, यहाँ पर ल्यूसीन है और इसके बाद मान लिया लाइजीन है, और ये सिस्टीन तो है ही है। तो एलेनिन और वेलिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ा और एक इधर ल्यूसीन और लाइजीन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ा। जब पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उससे क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। पर पेप्टाइड बॉन्ड टूट गया इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोटीन जो है 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, ये स्टिल एक यूनिट के फॉर्म में ही काम करेगा। वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे दिस इज द NH2, ये पेप्टाइड बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एलेनिन था, ये वेलिन था, पर यहाँ पर पहले सिस्टीन था और इधर भी सिस्टीन है। दिस इज द एक्टिव साइट, अगेन दिस इज द ब्रोकन फ्रैगमेंट। मान लिया यहाँ पे ल्यूसीन था और यहाँ पर लाइजीन था, इधर पहले सिस्टीन था और इधर बाद में सिस्टीन है, ये C टर्मिनल एंड। पर आपको ये देखकर लग रहा होगा कि अभी ये 2 फ्रैगमेंट अलग हो गया, पर फ्रैगमेंट अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इन 2 फ्रैगमेंट्स को जोड़े हुए रखेगा, क्योंकि ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा वो एक अलग बात है, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, पर यहाँ पर ऑलरेडी डाइसल्फाइड लिंकेजेस है जो इस पूरे पॉलीपेप्टाइड को एक यूनिट में बांधे हुए रखेगा। बट इस ब्रेक से, ये ट्रिप्सिन ने जो पेप्टाइड बॉन्ड्स अलग अलग जगह पर ब्रेक किए हैं, उससे ये हुआ कि इसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए। जो इसका स्पेस में 3D अरेंजमेंट है, इसका जो स्पेस में 3D कॉन्फॉर्मेशन है, वो चेंज हुआ। और चेंज इस प्रकार से हुआ कि अब ये जो इसकी एक्टिव साइट है, से दिस इज द एक्टिव साइट, जहां पर सीरीन मॉलिक्यूल अमीनो एसिड है जो मेनली कैटलिस्ट का काम करेगा। अब ये एक्टिव साइट जो है ये आसानी से एक्सपोज्ड है, मीन्स इट इज एसेसिबल, कि अब ये कोई सा भी प्रोटीन मॉलिक्यूल हो, यहाँ पर NH2 से दिस इज अ डाइटरी प्रोटीन, दिस इज अ डाइटरी प्रोटीन, तो ये अब इसको ब्रेक करेगा। सो इस क्लीवेज से क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण क्या, एक्टिव साइट अब आसानी से एक्सपोज हो चुका है। ये डाइटरी प्रोटीन्स को, जो भी प्रोटीन्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे उन पर आसानी से एक्ट कर सकता है। तो अब हम कहेंगे कि जो काइमोट्रिप्सिनोजन जो है अब यहाँ पर आकर के काइमोट्रिप्सिन बन गया। एंड काइमोट्रिप्सिन मीन्स इट इज एक्टिव फॉर्म। तो ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंजेस कैसे हुआ, ड्यू टू क्लीवेज इन द पॉलीपेप्टाइड। कुछ ना कुछ चेंज हुआ और चेंज अल्टीमेटली इसके स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। तो यही स्थिति दूसरे प्रोटीएजेस एंजाइम के साथ भी होगी कि जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो बाहर क्यों एक्टिव हुआ है। ऑब्वियसली क्यों, ऐसा स्ट्रक्चरल चेंजेस या ऐसा कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगा जो कि वो उनका एक्टिव साइट या उनका कैटालिटिक ग्रुप अब आसानी से काम कर सकता है, जो पहले सेल के अंदर नहीं कर सकता था। So this is about zymozymes. Now we will move ahead and we will study properties of enzymes, or we can say the main characteristics of enzymes.
and these properties or characteristics are common for all type of enzymes. जब हम करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो सबसे पहले जो पहली चीज़ दिमाग में आती है एंजाइम्स की, हम करेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर रहे हैं तो दे शो बायोलॉजिकल ऑरिजिन। स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर दें तो आप टू द पॉइंट आंसर दें, आप मेन पॉइंट्स लिखें। ये जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यूस एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखो, आप शॉर्ट पॉइंट्स में, जैसे आपने लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम आपके क्वेश्चन आया तो अब यू कैन आंसर इट जस्ट लाइक दिस कि फर्स्ट पॉइंट दे शो बायोलॉजिकल ऑरिजिन, इतना सफिशिएंट है। सेकंड पॉइंट आप इस तरह शो करेंगे, लिखेंगे कि दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और दे हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो ज़्यादातर बड़े पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, वो बड़े पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। छोटे पॉलीपेप्टाइड्स नहीं होते कि 50 अमीनो एसिड के या 60 अमीनो एसिड के, वो 200 अमीनो एसिड, 300 अमीनो एसिड या उससे भी बड़े पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं। तो जब मॉलिक्यूल ही बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। दे आर रिक्वायर्ड इन small amount during the entire reaction। जैसे कि कैटलिस्ट जो होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, जो केमिस्ट्री के अंदर आपने केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, उनको हम कैटलिस्ट कह सकते हैं, तो हम इनको भी कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट भी बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, और एक स्मॉल अमाउंट में जो एंजाइम्स है वो मैक्सिमम रिएक्शंस को कैरी आउट कर सकते हैं, चाहे कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो। हालांकि एक लेवल होता है जब एंजाइम सेचुरेट हो जाता है, जब उसकी एक्टिव साइट्स अगर सबस्ट्रेट से सेचुरेट, अगर सारी की सारी एक्टिव साइट उसकी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाएगी, तब उसके पास सेचुरेशन आता है। जब तक एक्टिव साइट अनसेचुरेटेड है, मतलब कंप्लीटली मतलब कवर्ड अप नहीं है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, तब तक वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता रहेगा। दे आर मोस्टली कॉलोइडल फॉर्म। इन सेल कि सेल के अंदर वो कॉलोइडल स्टेट में पाया जाएगा, एकदम डिसॉल्व फॉर्म में नहीं पाया जाता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। अगेन फर्दर ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ड्यूरिंग द रिएक्शन they are never consumed and never modified after completion of reaction. They are obtained as such, that is in its pure form, and are
able to catalyze next reaction। कहने का मतलब ये है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस एंजाइम्स की। वह ये इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वो किसी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं तो उस रिएक्शन के दौरान वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, वो कंज्यूम नहीं होते हैं, मतलब वो ख़त्म नहीं होंगे। जैसे मान लिया एक रिएक्शन है, से दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एटीपी यहाँ पर होगा 1 2 ट्राइफॉस्फेट एंड दिस इज एटीपी, दिस इज ग्लूकोज। ये रिएक्शन होगी और रिएक्शन के बाद बन जाए जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ग्लूकोज, यहाँ पर कहीं फॉस्फेट ग्रुप लग गया, इसको हम कह रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी, है ना। ये एटीपी था, ये एडिनोसिन था, पहले एडिनाइन था, और ये 3 फॉस्फेट है 1 2 3 एटीपी, और ये ग्लूकोज है, ठीक है। इसको किसी एंजाइम ने कैटलाइज किया, और वो एंजाइम जो होगा, जैसे मान लिया कि ये एंजाइम कुछ इस प्रकार से, ये जो रिएक्टेंट्स है ये एक्चुअली इसके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है, वो यहाँ एक्टिव साइट पे बाइंड होंगी, से दिस इज एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट फिर पे बाइंड होकर के इसने ये रिएक्शन कैरी आउट किया और इन रिएक्टेंट्स को इस तरह के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ये वेरी फर्स्ट स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम, या इस तरीके से तो ग्लूकोकाइनेज या टाइप के सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स इसको कैटलाइज करते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि जब ये रिएक्शन हुई तो अब यहाँ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कई सारे होंगे, है ना। जैसे मान लिया कि यहाँ पे 100 ग्लूकोज है और 100 एटीपी है, तो एट ए टाइम उसने एक ग्लूकोज और एक एटीपी मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया इनटू 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड 1 एडीपी। पर इस एंटायर प्रोसेस में इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये अब बिल्कुल ही रिएक्शन के बाद ख़त्म हो गया, नहीं। वो रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद वापस से दूसरे ग्लूकोज और एटीपी से बाइंड होगा और रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, मतलब कभी कंज्यूम नहीं होता है। दूसरा, जब भी वो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो वो मॉडिफाई नहीं होते। मॉडिफाई मतलब जैसे मान लिया कि ये अभी इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है और रिएक्शन के पश्चात इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो गया एंजाइम का, तो अगर ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया एंजाइम के अंदर, इसका मतलब एंजाइम के स्वरूप में बदलाव हो गया, वो मॉडिफाई हो गया। और जब एंजाइम का स्वरूप मॉडिफाई हो जाएगा तो वह फिर नेक्स्ट उस टाइप की नेक्स्ट रिएक्शंस नहीं कर सकता। इसलिए कभी ये स्थिति नहीं होती है, एंजाइम जब रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो भी रिएक्शन के बाद उनका स्वरूप पहले जैसा रहेगा इस तरीके से, और ताकि वो बार बार वो रिएक्शंस कैरी आउट करते रहें जब तक कि वो सारे के सारे सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर देंगे। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम इज दे आर हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक मतलब अगर उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है और ये इनकी एक्टिव साइट का कन्फर्मेशन है, तो हमेशा इनकी एक्टिव साइट का कन्फर्मेशन इस प्रकार से ही रहेगा। अगर इस कन्फर्मेशन में कोई चेंज हो गया तो फिर वो रिएक्शंस नहीं कर सकते हैं, और चेंजेस होते हैं, उसके कई सारे अलग कारण हैं, खास करके जब एंजाइम इनहिबिट हो जाए, है ना। वो अपन आगे एक टॉपिक आएगा एंजाइम इनहिबिशन, तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एंजाइम कभी भी कंज्यूम नहीं होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंटायर रिएक्शन, एंड दे आर नेवर मॉडिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंटायर रिएक्शन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन दे आर अवेलेबल एज सच, they are obtained as such and can catalyze the next reaction.
they are highly specific. इसका मतलब ये हुआ कि एक एंजाइम अगर एक प्रकार की रिएक्शन को कैटलाइज करा तो वो हमेशा उसी प्रकार की रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, वो कोई दूसरी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। जैसा वही एग्जांपल लूँ कि अगर मैंने कहा कि ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, फॉर एग्जांपल ग्लूकोकाइनेज एंजाइम यहाँ पर सपोज ग्लूकोज को इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी कन्वर्ट कर रहा है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड एडीपी। So these are the products and these are the reactants. अगर ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जिसका शेप कुछ इस प्रकार से वो ये रिएक्शन कैटलाइज करेगा तो हमेशा यही करेगा, वो कोई दूसरी रिएक्शन कैटलाइज नहीं कर सकता। कि जैसे मान लिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में आगे कन्वर्ट कर दें, ये स्टेप कोई दूसरा एंजाइम कैटलाइज करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये एंजाइम कभी नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी, एंड दैट स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम लाइज इन the three-dimensional structure of the enzyme. The three-dimensional structure means the arrangement of amino acids or the sequence of the amino acids in the polypeptide chain is responsible for the specific structure of an enzyme, and that specific structure of the enzyme is responsible for the specificity of the enzyme. So ये जो specific nature है enzyme की वो किस पे depend करती है? So this specificity lies in sequence of amino acid in the polypeptide chain. क्योंकि एंजाइम क्या पॉलीपेप्टाइड है, and it contributes to specific structure, specific three-dimensional structure of that enzyme, and hence we can say, and this specific three-dimensional structure of enzyme is responsible for its specificity. क्योंकि जैसे मान लिया एक सीधा सा और सिंपल इसको एलोबरेट करता हूं मैं, सपोज अल्टीमेटली ये जो स्पेसिफिसिटी किस पे डिपेंड करती है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस किस तरीके से है या क्या सीक्वेंस अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड में, एंड दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज एक्चुअली गवर्न्ड बाय द जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड मीन्स द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन mRNA, and that sequence of nucleotide present of mRNA is actually controlled by the sequence of base pairs present on the gene. So actually gene control कर रहा है उस पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर को एंड अल्टीमेटली फंक्शन, मीन्स उस एंजाइम के स्ट्रक्चर को और उस एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को अल्टीमेटली कोई गवर्न कर रहा है तो वो जीन पर प्रेजेंट जो सीक्वेंस है वो गवर्न करती है. मान लिया कोई पॉलीपेप्टाइड है जिसमें सीक्वेंस कुछ इस प्रकार की है, वो मान लिया ये एंजाइम जो है 4 अमीनो एसिड का बना है, 1 2 3 4 सीक्वेंस है, एक एलेनिन है, फिर सीरीन है, फिर लाइजीन है, फिर एस्पार्टेट है. अगर ये सीक्वेंस है इस तरीके से कि पहला जो अमीनो एसिड है वो एलेनिन होना चाहिए, दूसरा सीरीन होना चाहिए, तीसरा लाइजीन होना चाहिए और चौथा एस्पार्टेट होना चाहिए, तब जाकर के उसका वो स्ट्रक्चर बन पाएगा. वो स्ट्रक्चर के कौन सा, मान लिया कि ये स्ट्रक्चर बनेगा उसका शेप. अपन बहुत सिंपल वे में इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ अ 3D पैटर्न ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन दिस केस. यहाँ पर अपन समझने के हिसाब से इसको एक सिंपल स्ट्रक्चर ले रहे हैं. अपन ने कह दिया एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड लिया, उसमें भी ये 4 अमीनो एसिड है, एलेनिन, सीरीन, लाइजीन, एस्पार्टेट, पर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया. ऑर्डर मतलब अमीनो एसिड का, कि NH2 एंड पे पहला अब एलेनिन की जगह यहाँ पर एस्पार्टेट है, दूसरे नंबर पर सपोज एलेनिन है, तीसरे नंबर पर
लाइजीन ले लिया और चौथे नंबर पर सीरीन ले लिया, है ना, 1 2 3 4। इस पॉलीपेप्टाइड और इस पॉलीपेप्टाइड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं, एलेनिन, सीरीन, लाइजीन, एस्पार्टेट, ये अमीनो एसिड इसमें भी है और यही के ये अमीनो एसिड इसमें भी है, ये तो इनकी सिमिलरिटी है, बट डिफरेंस ये है कि इनका ऑर्डर, जो इनका जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है। अब इस कारण क्या है कि अगर ये ऑर्डर रहेगा तो उस पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, क्योंकि जब प्रोटीन फोल्डिंग होती है तो उस प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर कई सारे मल्टीपल वीक बॉन्ड अट्रैक्शंस डेवलप होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है, आयनिक बॉन्ड डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लाइजीन है, लाइजीन पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड और एस्पार्टेट नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में आयनिक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। और मान लिया कि अगर यहाँ पर यहाँ एस्पार्टेट है और इधर भी ग्लूटामेट होता, तो ग्लूटामेट भी नेगेटिव चार्ज और एस्पार्टेट भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। अब इस केस में ये ए टाइप का पॉलीपेप्टाइड है, ये ए टाइप का एंजाइम में, मान लिया ये बी टाइप का पॉलीपेप्टाइड है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ हो सकता है इस प्रकार। तो सेम अमीनो एसिड्स का एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से, उसी सेम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग है। तो ये स्पेसिफिसिटी, अब ये एक इस तरह के सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा, ये इसका सबस्ट्रेट है, और इसको वो कन्वर्ट करेगा इनटू प्रोडक्ट पी, और इसका सबस्ट्रेट कुछ इस प्रकार से है, ये इसका सबस्ट्रेट है। ये एंजाइम कभी भी इस पर एक्ट नहीं कर सकता और ये एंजाइम कभी भी इस सबस्ट्रेट पर एक्ट नहीं करेगा। तो ये जो स्पेसिफिसिटी है जो उनकी 3 डायमेंशनल स्पेस में, और अल्टीमेटली एक्टिव साइट की क्या कन्फर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। खैर एक्टिव साइट की कन्फर्मेशन भी कौन डिसाइड कर रहा है? वही अमीनो एसिड की सीक्वेंस। तो ये अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड की, इट विल डिसाइड द specificity of the enzyme, and specificity of enzyme means a particular enzyme will catalyze a specific type of reaction only. It cannot catalyze more than 1 or 2 different type of reaction. ये चीज़ लिविंग सिस्टम के अंदर नहीं ऑब्जर्व की गई और ना देखी गई है। आगे चलते हैं। अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम जो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, enzymes never alter the equilibrium, important point है ना, equilibrium of the reaction nor it alters free energy of the reaction. It's simply speed of the reaction. Or we can say increases the rate of reaction. By lowering down the free energy of activation, जिसको आप सामान्यतः शुद्ध भाषा में, सामान्य भाषा में एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। कुल मिलाकर के ये जो प्रॉपर्टी है, ये एंजाइम की जो एनर्जी पर्सपेक्टिव है रिएक्शन का, उससे रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि आपने पढ़ा भी होगा कि किसी भी रिएक्शन की शुरुआत तब होगी जब उसको
कोई ना कोई एक्टिवेशन एनर्जी दी जाए। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दें अपन कि मैं इसको रब कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। मान लिया एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी टाइप का है। एक मॉलिक्यूल है ए टाइप का और एक है बी टाइप का, और ये बिल्कुल सॉल्यूशन एकदम कांस्टेंट। हम चाहते हैं कि इसके बीच में रिएक्शन हो, और रिएक्शन हो सकती है कि अगर ए और बी के बीच में रिएक्शन हो तो ज़रूरी है कि ए और बी जो मॉलिक्यूल हैं वह एक दूसरे से सबसे पहले क्लोज आए, दैट इज दे मस्ट कोलाइड, उनके बीच में कॉलिजन होना चाहिए, तभी तो उनके पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। और कॉलिजन के कारण दिस इज बी एंड ए, एक ट्रांजिशन स्टेट आ सकती है और अल्टीमेटली वह एक डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए से इसको हमने कह दिया सी। तो ये ए और बी अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिसको कह रहे हैं सी। पर ये रिएक्शन तब हुई, कंप्लीट हुई जब ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन हुआ। कॉलिजन के बाद बॉन्ड्स ब्रेकिंग और नया बॉन्ड बना और फिर एक नया प्रोडक्ट बना। पर कॉलिजन होना ही ये एंश्योर नहीं करता कि रिएक्शन हो रही है। द कॉलिजन विल बी परफेक्ट कॉलिजन। इन हियर परफेक्ट कॉलिजन मीन्स कि जो ओरिएंटेशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। सपोज मान लिया कि ये दो एंड्स जो हैं, जैसे बी मॉलिक्यूल का ये पार्ट और ए मॉलिक्यूल का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इन दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। पर अगर रिएक्शन कुछ इस टाइप से हुई कि दिस इज द बी मॉलिक्यूल एंड दिस इज द ए मॉलिक्यूल, अब जो ओरिएंटेशन है, जो कोलाइडिंग, जो दोनों मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशंस है जब वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं वो इस प्रकार है, तो इस टाइप से ये रिएक्शन नहीं हो पा रही है। इट मीन्स ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज आल्सो इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। पहली चीज तो क्या है, एक कॉलिजन होना चाहिए, और कॉलिजन के लिए मीन्स इन दोनों के बीच में मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट हियर मीन्स इनके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और वो काइनेटिक एनर्जी हम दे सकते हैं बाय हीटिंग दिस सॉल्यूशन, कि हमने इसको हीट किया। हीट करने से क्या है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी और वो एक दूसरे से कोलाइड करें, पहली चीज़। तो फर्स्ट दे मस्ट बी एनर्जी, बट सेकंड एनर्जी के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉलिजन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो। सो ये जो कॉलिजन हो रहा है यहाँ पर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर है, जिसको हम कहेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, या अपन कहें ऑफ द सबस्ट्रेट्स। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो वो एनर्जी काम आ रही है और वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। पर एनर्जी तो यहाँ पर मिल रही है, ये कोलाइड कर रहे हैं, पर इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है, दे आर नॉट इन देयर करेक्ट ओरिएंटेशन। तो उस केस के अंदर वो रिएक्शन नहीं होगी। सो टू थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, एंड द थिंग आर फर्स्ट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन सेकंड। तो यह काम एंजाइम करता है। तो ये जो एनर्जी है, अगर ये एनर्जी नहीं होती तो ये मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, तो कोलाइड नहीं करेंगे, कोलाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो उस एनर्जी, जो एनर्जी इनको चाहिए शुरुआत में, उस एनर्जी को कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है वास्तविकता में, उस एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस कर देता है। क्रॉस इन द सेंस वो एनर्जी बैरियर को कम कर देगा।
जिससे क्या है कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, पहली चीज़। दूसरा एक चीज़ ये भी कही, कभी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर रिएक्शन अनकैटलाइज्ड हो, मतलब बिना एंजाइम की उपस्थिति में भी कोई रिएक्शन कराई जाए और एक रिएक्शन एंजाइम की उपस्थिति में कराई जाए, तो दोनों ही केसेस के अंदर इक्विलिब्रियम सेम होगा और दोनों ही केसेस के अंदर जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद, वो भी सेम रहेगा, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, जिसको हम कह रहे हैं फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कभी भी एंजाइम एक तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा रिएक्शन की, कभी भी एंजाइम रिएक्शन की फ्री एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सिर्फ एक काम करता है, वो काम ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी और वी कैन से फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देगा, जिससे एंजाइम की स्पीड बढ़ जाएगी। सो द मेन रोल ऑफ एंजाइम इज टू स्पीड अप द रिएक्शन और ज़्यादा एफिशिएंट वे में प्रोडक्ट बनेंगे। एंजाइम दो बड़े काम कर रहा है। अब जैसे मान लिया यहाँ पर सपोज ये दो सबस्ट्रेट है, ये एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, जस्ट लाइक दिस इज द एक्टिव साइट, यहां से लेके यहां तक। अब यहां पर तो आ गया ए मॉलिक्यूल इस जगह, ये ए मॉलिक्यूल बाइंड हुआ यहां पर, और यहां पर बी मॉलिक्यूल बाइंड हुआ इस जगह, इस तरीके से। तो ये क्या काम कर रहा है, एक तो दोनों को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का जो कोलाइजन होगा, जब इनके बीच में इस मॉलिक्यूल के किस एटम के बीच में रिएक्शन होनी चाहिए, वो करेक्ट ओरिएंटेशन में लेके आता है। तो जिससे क्या है कि एक जो कई सारी रिएक्शंस के अंदर जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनकरेक्ट कोलिजन में जाते हैं तो वो रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती, पर हमेशा यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्यों? क्योंकि वो सबस्ट्रेट जब बाइंड ही इस तरीके से होंगे कि वो हमेशा एक करेक्ट ओरिएंटेशन में होंगे। सो द सबस्ट्रेट आर ऑलवेज इन करेक्ट ओरिएंटेशन। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी कि वो दोनों मॉलिक्यूल्स पास में आए, तो वो ऑलरेडी लेके आ रहा है। तो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उस रिएक्शन के लिए वो इसने कम कर दी, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा, उनको ऑलरेडी करेक्ट ओरिएंटेशन पैटर्न में लेके आ रहा है, तो जिससे 100% अपन कह सकते हैं कि एफिशिएंट मैनर में वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। पर इस चीज़ से क्या हो रहा है, वो क्या काम कर रहा है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी, कभी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे इसको समझने के लिए हम इस तरीके से देख सकते हैं। और जब फ्री एनर्जी की जहाँ तक बात आ रही है, फ्री एनर्जी, क्योंकि यहाँ एक टर्म आ रहा है फ्री एनर्जी। व्हाट इज़ फ्री एनर्जी? मैं इसको जब हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन देखेंगे या उसका थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द एंजाइम एक्शन जब हम स्टडी करेंगे, तो आपको फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी देखेंगे, खास करके फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, किस तरीके से अंडरगोनिक रिएक्शंस होती है या एक्सरगोनिक रिएक्शंस होती है, और क्या क्या चेंजेस फ्री एनर्जी में या उससे रिलेटेड टर्म्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। नाउ मैं कह रहा था कि वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे मान लिया एक रिएक्शन है हुई, वो अभी अनकैटलाइज्ड है। अनकैटलाइज्ड मीन्स इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, और वो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है कि यह ए मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर जाता है इनटू बी मॉलिक्यूल। ठीक है, ए ये रिएक्शन का डायरेक्शन ये रहा, ए यहाँ पर सबस्ट्रेट है और बी यहाँ पर प्रोडक्ट है। और ये रिवर्सिबल भी हो सकती है कि बी ए में भी कन्वर्ट हो सकता है ना। कई सारी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इस तरीके के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इस तरीके का एरो है तो इट मीन्स इट इज नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस, है ना। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में काफ़ी सारी रिएक्शंस जो है वो नॉन रिवर्सिबल हैं, काफ़ी सारी कई सारी रिवर्सिबल भी हो सकती है। तो जैसे मान लिया कि अगर ए अगर बी में कन्वर्ट हो रहा है, सपोज स्पीड है इस रिएक्शन की वो है 10,000 मॉलिक्यूल्स लगभग
या अपन कहें कि सपोज 10 मॉलिक्यूल्स ही 1 मिनट के अंदर बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए आर कन्वर्टेड इनटू बी विद इन अ मिनट। तो ये क्या हो गई, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। इस तरह से जब बी से ए बन रहा है तो कुछ इस तरह की स्पीड है, मान लिया कि सपोज वो है 9 मॉलिक्यूल पर मिनट। ओवरऑल इसका अगर देखें एवरेज रेशियो आ रहा है, वो आ रहा है 10:9, 10:9 का रेशियो आ रहा है। पर मान लिया कि यही रिएक्शन अगर कैटलाइज्ड हो, तो एंजाइम क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। यहाँ पे E1 एक एंजाइम है जो पहली वाली फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करा है, A to B और B to A के लिए मान लिया कोई E2 एंजाइम है। अब E1 एंजाइम क्या करेगा, स्पीड कैसे बढ़ाएगा कि पहले 10 मॉलिक्यूल 1 मिनट में B में कन्वर्ट हो रहे थे, तो इसने कर दिया 10,000 मॉलिक्यूल ऑफ A आर कन्वर्टेड इनटू B विद इन अ मिनट। पहले 10 हो रहे थे, अब 10,000 हो गए। इस तरह से 9,000 मॉलिक्यूल 9,000 मॉलिक्यूल्स पर मिनट ऑफ B आर कन्वर्टेड इनटू A बाय दिस एंजाइम। तो इसका भी अगर आप इक्विलिब्रियम रेशियो निकालें तो वो भी 10:9 ही आ रहा है। तो यहाँ तो बस स्पीड ही बढ़ी है। तो चाहे एंजाइम चाहे रिएक्शन अनकैटलाइज हो या कैटलाइज है, कहना मतलब है कि एंजाइम कभी उसकी इक्विलिब्रियम में छेड़छाड़ नहीं करेगा, ना ही उसकी एनर्जी डिफरेंसेस में कोई चेंजेस करेगा। जैसे मान लिया कि अभी ए की जो फ्री एनर्जी यहाँ पर है, जिसको हम कहेंगे जी, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम कहेंगे GR। सपोज GR यहाँ पे थी 100 कैलोरी पर मोल, और GP की रिएक्शन, GP जो है यहाँ पर सपोज 200 कैलोरी पर मोल है। कहना मतलब है कि प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसको एनर्जी दी गई होगी, है ना। तो इस A to B एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह सकते हैं, या एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे बाहर से एनर्जी दी गई होगी, इसको एनर्जी होता है ATP के फॉर्म में दी गई होगी। बट डेल्टा G, जिसको हम कहेंगे फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, दैट विल बी कॉल्ड एज GP माइनस GR, एंड दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू GP क्या है 200 माइनस GR विच इज 100। इट मीन डेल्टा G इज इक्वल टू प्लस 100 कैलोरी पर मोल। सो दिस इज द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। हम इस A to B का जो रिएक्शन है उसकी फ्री एनर्जी क्या है 100 कैलोरी पर मोल, एंड डेल्टा G इज पॉजिटिव। अब चाहे ये रिएक्शन कैटलाइज्ड हो तो भी GR यहाँ पर 100 है और GP यहाँ पर 200 है, ये वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर भी फ्री एनर्जी क्या रहेगी रिएक्शन की, प्लस 100 कैलोरी पर मोल। तो इट मीन्स चाहे रिएक्शन अनकैटलाइज्ड हो या कैटलाइज्ड हो, फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। चाहे रिएक्शन अनकैटलाइज्ड हो चाहे कैटलाइज्ड हो, इक्विलिब्रियम वैसा का वैसे ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ एंजाइम कभी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम से छेड़छाड़ नहीं करता और ना ही वो कभी रिएक्शन की फ्री एनर्जी में चेंज करता। बस वो एक ही चीज़ कर रहा है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी कम करके उसकी स्पीड बढ़ाना। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट वन इज enzymes are amphoteric in nature. Here amphoteric nature means एंजाइम कभी भी अपने सबस्ट्रेट से भेदभाव नहीं करता। मतलब वो ये नहीं देखता कि सबस्ट्रेट का केमिकल नेचर कैसा है, क्या सबस्ट्रेट एसिडिक नेचर का है या सबस्ट्रेट बेसिक नेचर का हो। सबस्ट्रेट कैसा भी हो, चाहे वो एसिडिक नेचर का सबस्ट्रेट हो या बेसिक नेचर का सबस्ट्रेट हो, एंजाइम रिएक्शन करेगा। सो इसका मतलब यही हुआ एंजाइम कैन रिएक्ट
विद, और वी कैन से एंजाइम रिएक्ट तो नहीं करेगा, एंजाइम कैटलाइजेस, है ना, एंजाइम कैटलाइजेस और एक्ट्स ऑन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक सबस्ट्रेट्स, चाहे सबस्ट्रेट्स का नेचर, जो रिएक्टेंट का नेचर, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों ही कैटेगरी के वो सबस्ट्रेट्स पर एक्ट करेगा। इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। फर्दर enzymes are very much sensitive to pH changes। अगर जो मीडियम है, जो सिस्टम है, सिस्टम मीन्स मैटर विच इज अंडर स्टडी, कि जैसे सेल है, सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मान लिया कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के अंदर कई सारे कुछ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो वो मॉलिक्यूल्स और वो एंजाइम और उससे रिलेटेड जो कोफैक्टर्स हैं या जो भी एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो उस रिएक्शन को कैटलाइज करने में हेल्प करेंगे, तो वो सब उसको, उन सब मॉलिक्यूल्स को हम सिस्टम कहेंगे। तो अगर सिस्टम में पीएच चेंजेस होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी पर इफेक्ट होगा, वो बहुत सेंसिटिव है। इट मीन्स दैट enzymes works at a particular specific pH. So most enzymes works at specific pH. जैसे मैंने कहा कि ये सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग, यहाँ पर वो एंजाइम भी है। तो दिस इज द पर्टिकुलर सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर मान लिया कि ये एंजाइम 6.8 pH पर ही वर्क करता है ना, और इस सिस्टम का pH ये इसके लिए एडेप्टेबल, ये एडेप्टेड है, या इसके लिए ये पर्टिकुलर pH इसके लिए सूटेबल है, क्योंकि इस pH पर इसका ये स्ट्रक्चर मेंटेन रह पा रहा है। अब यहाँ पर इस सिस्टम का pH सपोज एकदम से चेंज हो गया, से इट इज़ समथिंग अराउंड 9.2, तो इस चेंज के कारण क्या होगा, इस एंजाइम का स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, ये एंजाइम का स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो गया। अब जब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसकी स्पेसिफिसिटी चेंज होगी, या वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो वो उस सिस्टम के अंदर रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत, क्योंकि पीएच करता है क्या, आप जानते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग अगर आपने स्टडी की होगी, क्योंकि एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स, और जब प्रोटीन्स का टर्शरी स्ट्रक्चर देखते हैं, से दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन मीन्स द 3D फोल्डेड पैटर्न ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, और ये जो बॉन्ड्स हैं यही इस 3D पैटर्न को बनाए हुए रखते हैं। ये वही बॉन्ड है जो प्रोटीन को फोल्ड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अपन कहेंगे दीज आर द फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फोल्डिंग, एज वेल एज यही वो फोर्सेज हैं जो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। सो अगर ये स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो इस प्रोटीन का या इस एंजाइम का फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये जो फोर्सेज हैं दे आर एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे मान लिया कि एस्पार्टेट है और यहाँ पे लाइजीन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो गया साइड चेन में, तो अपन ने कहा आयनिक बॉन्ड डेवलप हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड डेवलप हो गए। कई जगह नॉन को हाइड्रोफोबिक लिंकेजेस भी हो सकते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे यहाँ वेलिन है या ल्यूसीन है, तो इनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन डेवलप हो गए। या कई केसेस में आपने कहा कि जैसे यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज बन रहा है S और S, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया।
सो ये जो फोर्सेज है 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 are actually non-covalent bond, means hydrogen bond, ionic bond and hydrophobic bond are the non-covalent bond, while the fourth one, disulfide one, is covalent bond. So these are the bond which are responsible for protein folding and protein stability. स्टेबिलिटी मतलब जब तक वो इस स्वरूप में है, इस फॉर्म में है, वो स्टेबल है, वो फंक्शनल है। अगर ये स्वरूप चेंज हुआ, ये कैसे चेंज होगा? जब ये बॉन्ड्स डिस्टर्ब होंगे, और ये पॉसिबल है। अगर हल्का सा पीएच चेंज हो तो इनकी पॉजिटिव नेगेटिव जो स्पीसीज जो पॉजिटिव या नेगेटिव है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वो चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। आयनिक बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे, नए आयनिक बॉन्ड बन सकते हैं, पुराने आयनिक बॉन्ड टूटेंगे। जब आयनिक बॉन्ड्स में चेंजेस होंगे तो ऑब्वियसली इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा। इसलिए ये काफ़ी पीएच एक स्पेसिफिक पीएच पे ही वर्क करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, पेप्सिन, उसका जो पीएच है वो समथिंग अराउंड 2 के आसपास होता है, डेट इज हाईली एसिडिक, 2 to 4 ऐसा कुछ है। ट्रिप्सिन जैसे कि कोई बेसिक पीएच पे काम करता, समथिंग अराउंड 8। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स, मोस्ट एंजाइम्स जो हैं वो न्यूट्रल पीएच पर काम करते हैं। Majority of enzymes works at neutral pH, or we can say something around 6.6 to 7 के आसपास। क्योंकि अगर आप ग्राफ देखेंगे कि एक तरफ आप लें रेट ऑफ रिएक्शन और एक तरफ आप पीएच ग्रेडियंट्स लें। जैसे मान लिया कि एक पर्टिकुलर, सपोज आपने लिया एक 7 के आसपास का है और यहाँ से 2 से लेकर के 14 तक चल रहा है, और एक पर्टिकुलर एंजाइम, आप एंजाइम ले रहे हैं से ए एंजाइम, और वो तो उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी आपको, और ये ग्राफ जो होंगे पीएच के काफ़ी स्टीप होंगे, इस तरीके से ब्रॉड नहीं होंगे। अगर ये ग्राफ ब्रॉडर होंगे, इट मीन्स इस तरीके के ब्रॉडर ग्राफ होंगे तो मीन्स यहाँ पर भी वो थोड़ा बहुत तो वर्क कर रहा है, इस पीएच पे भी वो थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है, इस पीएच पे भी थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है। ऐसे ग्राफ नहीं होंगे। ज़्यादातर अगर ग्राफ, अगर हम पीएच के ग्राफ्स अगर ड्रॉ करेंगे तो यू विल फाउंड द ग्राफ विल बी स्टीपर, कि इस पर्टिकुलर पीएच पर ये एंजाइम ए जो है, एंजाइम ए, ये अपनी मैक्सिमम रिएक्शन पर है, ये मैक्सिमम स्पीड पर है, और थोड़ा सा भी कम और थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो उसकी एक्टिविटी में देयर इज अ सडन ड्रॉप इन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो पीएच ग्राफ्स कुछ इस तरह के होंगे एंजाइम के। जिस तरीके से पीएच सेंसिटिव होते हैं, इसी तरह से enzymes are also temperature sensitive. Another important property, enzymes are also temperature sensitive. And enzymes actually works at optimum temperature. हालांकि एक फ़र्क है पीएच और टेम्परेचर ग्रेडियंट को जब हम कंपेयर करते हैं विद द एंजाइम एक्टिविटी, वो ये है कि जब हम जो रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ अगर हम टेम्परेचर ग्रेडियंट को लेते हुए स्टडी करते हैं एंजाइम का, जैसे ये टेम्परेचर लिया फ्रॉम 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और यहाँ पर उनकी रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, या स्पीड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखेंगे हम ज़्यादातर केसेस में कोई एंजाइम्स ले, जैसे मान लिया यहाँ पर एंजाइम लिया हमने
ए एंजाइम है ना, उसका द सेम एंजाइम है ना, ए एंजाइम, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। जैसे मान लिया कि मैक्सिमम रिएक्शन ये लगभग आ रही है समथिंग अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, पर ये ब्रॉडर पीक्स हैं यहाँ पर, ये नैरो पीक्स नहीं है यहाँ पर। ब्रॉडर इट मीन्स कि एंजाइम इस टेम्परेचर पे सर्वाधिक रेट से काम कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस 30 डिग्री टेम्परेचर पर या 40 डिग्री टेम्परेचर पर एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया। एंजाइम यहाँ पर भी काम कर रहा है, अच्छी खासी स्पीड पे काम कर रहा है, 40 डिग्री पर यहाँ पर भी अच्छी खासी स्पीड पे काम कर रहा है। हाँ, थोड़ा उसकी एक्टिविटी लो हो रही है एकदम लो टेम्परेचर पर, और लो हो रही है एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्टिव में हम कह सकते हैं कि वो उसके पास एक बड़ी रेंज है जहाँ पर वो अपनी काम कर रहा है। वो रेंज हो सकता है यहाँ से लेकर अपन मान लें कि 10 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ से मान लिया 10 डिग्री से लेकर के हम 40 डिग्री मान लेते हैं, 10 to 40 डिग्री, और इस 10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड को हम ले रहे हैं ऑप्टिमम रेंज। ऑप्टिमम रेंज मतलब एक ऐसी रेंज जिसमें एंजाइम अपनी आसानी से काम करेगा और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। पर हाँ, उसमें भी एक फ़र्क हुआ, एक पर्टिकुलर हर टेम्परेचर पर वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से काम करेगा, और वह पर्टिकुलर टेम्परेचर हर एक एंजाइम के लिए अलग हो सकता है। बट इसी एंजाइम का अगर हमने पीएच की बात करेंगे तो वो बहुत स्टीप होगा, कि जैसे मान लिया अगर ये 6.5 पे काम करना तो ये 6.5 पे ही काम करेगा, उसके बाद फिर वो एकदम से सडन ड्रॉप होगा। पर इस तरह की चीज़ें इसी एंजाइम ए का अगर हम ग्राफ देखते हैं पीएच के कंपैरिजन में विद द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और पीएच को कंपेयर करें तो स्टीप मिलेगा आपको, और यहाँ पर ब्रॉडर पीक मिलेगी और यहाँ पर नैरो पीक मिलेगी। सो दीज आर, इस केस में आपको नैरो पीक मिलेगी और यहाँ पर आपको ब्रॉडर पीक्स मिलेगी। और वास्तव में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो वेरी करता है 10 से लेके 40 के बीच में ज़्यादातर एंजाइम्स वर्क करते हैं। सो द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। यहाँ तक तो वो ठीक ठाक काम करे। अगर 10 डिग्री से कम है तो देयर इज सडन ड्रॉप इन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, अगर 40 डिग्री से भी ज़्यादा है तो देन अगेन हायर लेवल पे भी देयर इज सडन डिक्रीज इन ड्रॉप ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। कारण क्या है? अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा एट हाई टेम्परेचर एंजाइम डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन मीन्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो पॉलीपेप्टाइड है, जो एंजाइम है जिसके अंदर मल्टीपल वीक इंटरेक्शंस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, या जो आयनिक बॉन्ड है, वो हाई टेम्परेचर मीन्स हाई हीट, हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो आसानी से हाई टेम्परेचर वाले जो हाई एनर्जी जो है हीट एनर्जी वो इन बॉन्ड्स को ब्रेकअप करेगी। और जब बॉन्ड को तोड़ेगी तो एंजाइम क्या हो गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। पर एकदम कम टेम्परेचर पे भी क्या होता है कि वो एनर्जी नहीं मिलती टू इनिशिएट द रिएक्शन। अपन ये नहीं करें कि एंजाइम हम पूरी की पूरी काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम करता है, स्टिल इट नीड्स सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और वो एक्टिवेशन एनर्जी किस फॉर्म में होती है? मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो एट वेरी लो टेम्परेचर मीन्स वेरी लो लेस अमाउंट ऑफ हीट, जब हीट ही कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो एंजाइम जो है रिएक्शन को इनिशिएट करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमेशा ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है 10 से लेकर 40 तक, जहाँ पर ज़्यादातर एंजाइम मैक्सिमम वर्क करते हैं। देयर इज आल्सो अ क्यूटेन इफेक्ट। अगर टेम्परेचर की बात हुई तो उससे रिलेटेड है क्यूटेन इफेक्ट।
एंजाइम्स जो है ये Q10 इफेक्ट को शो करते हैं. एंड व्हाट इज Q10 इफेक्ट? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम जहां मतलब वह सिस्टम जहां पर एंजाइम काम कर रहा है, एंजाइम इज वर्किंग. मीडियम मतलब वेयर एंजाइम, वो सिस्टम या वो मीडियम मतलब जहां पर एंजाइम काम कर रहा है. सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज्ड बाय 10 degree centigrade, then the activity here means the speed of enzyme catalyzed reaction is increased by 2 to 3 times. मतलब ये है इस Q10 इफेक्ट का इसको समझाने के लिए. सपोज कि सिस्टम जहाँ पर वो एंजाइम काम कर रहा था वो ये काम कर रहा था कि जैसे A से P प्रोडक्ट बना रहा था एंजाइम E1, और यहाँ पर उसकी जो स्पीड थी, रिएक्शन की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कुछ इस प्रकार से है कि 10,000 मॉलिक्यूल प्रति मिनट. और यहाँ पर अभी सिस्टम का टेम्परेचर है लगभग सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड. इज इंक्रीज बाय 2 to 3 times, बट विद इन द लिमिट. एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, विद इन द लिमिट. यहाँ इसका मतलब ये है कि मान लिया अगर सिस्टम का टेम्परेचर भी 20 डिग्री है, अब 20 डिग्री से उसको एकदम से बढ़ाकर 30 डिग्री कर दिया जाए, उसी सिस्टम का टेम्परेचर 30 डिग्री कर दिया, Q10 मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया हमने. तो अब क्या होगा, ये जो रिएक्शन है जो A से P हो रही है और वो एंजाइम इसको कैटलाइज कर रहा है, अब उसकी स्पीड एकदम से 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी. जैसे कि 10,000 था तो 10,000 की जगह हो गई 20,000 या 30,000 और 30,000 मॉलिक्यूल्स पर मिनट. सो दिस इज द इंक्रीज इन द स्पीड कि एकदम से, इसको हम कहते हैं Q10 इफेक्ट. Q10 इफेक्ट का मतलब ये हुआ, पर ये लिमिट में होना चाहिए. लिमिट मतलब जैसे मान लिया अगर सिस्टम के एनर्जी लेवल, सिस्टम में अभी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इस टेम्परेचर पर एंजाइम की स्पीड अभी आ रही है 10,000 मॉलिक्यूल प्रति मिनट. पर जैसे अगर सिस्टम का हमने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया, 30 डिग्री कर दिया, तो यहाँ पर एंजाइम की स्पीड में एकदम से, या एंजाइम की एक्टिविटी में एकदम से उछाल आया और रिएक्शन की स्पीड दुगनी या तिगुनी हो गई. ये चीज़ है, पर लिमिट यहाँ पे ध्यान रहनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर ऑलरेडी, जैसे मान लिया कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम पर अभी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर A to P जो E1 रिएक्शन हो रही है और वो इस स्पीड से हो रही है, मान लिया 20,000 मॉलिक्यूल्स पर मिनट की स्पीड से हो रहा है, पर हम यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या हो गया, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस केस में तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. जो एंजाइम है वो A से जो P बना रहा था, अब हो सकता है वो 1000 मॉलिक्यूल पर मिनट ही बना पाए. कारण क्योंकि एट हायर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन, और बहुत ही कम टेम्परेचर पे भी दिक्कत आती है. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज Q10 इफेक्ट. सो टेम्परेचर इंक्रीज करा जाए पर वो एक लिमिट के अंदर होना चाहिए. वह लिमिट ऑप्टिमम रेंज को के बाहर नहीं जाए. इस तरह से एक और प्रॉपर्टी है लास्ट, जिसको हम टर्नओवर नंबर से जानते हैं.
इट इज़ टर्नओवर नंबर इज एक तरह से देखा जाए टर्नओवर नंबर एक्चुअली वी मैक्स है, मैक्सिमम किस मैक्सिमम स्पीड से कोई एंजाइम वर्क कर सकता है, एंड इट इज़ एंजाइम स्पेसिफिक. सो टर्नओवर नंबर इज ऑलवेज एंजाइम स्पेसिफिक, मतलब हर एंजाइम का एक विशिष्ट टर्नओवर नंबर होगा. और टर्नओवर नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ substrates converted into product by an enzyme in a given time period. एंड इट इज़ डेजिग्नेटेड एज वी मैक्स. मतलब ये हुआ इसका कि किसी एंजाइम का टर्नओवर नंबर मतलब वह एंजाइम कितनी मैक्सिमम स्पीड से या एक दिए गए समय में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है. तो वह उसका पैमाना हो गया उसकी रिएक्शन की स्पीड को मापने का. जैसे उदाहरण के तौर पर अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग स्पीड होती है. जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, आई थिंक जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसकी स्पीड है 36 मिलियन पर मिनट. मतलब 36 मिलियन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को वो 1 मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है. तो उसकी वीमैक्स बहुत ज़्यादा है. कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी वीमैक्स बहुत ही कम हो, जैसे लाइसोजाइम है, इट हैज़ समथिंग अराउंड 30 मॉलिक्यूल्स, 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ 30 मॉलिक्यूल्स पर मिनट. तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है, वीमैक्स है. ये इससे ज़्यादा काम नहीं करता, जबकि ये इससे ज़्यादा काम, ये इसकी स्पीड आप देख लो 36 मिलियन मॉलिक्यूल को 1 मिनट के अंदर, अपन मानते हैं कि 1 मिनट है तो 1 मिनट में 36 मिलियन मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है. जबकि लाइसोजाइम काफ़ी स्लो एंजाइम है, ये 30 मॉलिक्यूल्स को ही पर मिनट के अंदर एक्चुअली कन्वर्ट कर पा रहा है इनटू द प्रोडक्ट्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंजाइम्स. सो टुडे वी हैड स्टार्टेड our enzyme second part from zymozymes, and I had mentioned that zymozymes are actually the inactive precursors of an active enzymes, and most zymozymes are actually digestive enzymes. These digestive enzymes are actually secreted, synthesized inside the cell in inactive form, and it is essential for the cell, because if they are synthesized in active form then they will harm the cell, they will harm the molecules of the cell, they will digest the intracellular molecules of the cell itself. So they are always synthesized in inactive form, and then by secretory pathway they are being transported to outside, where in the digestive tract they are acted upon by some other molecules or some other enzymes, and then they are converted into the active form. And what is the difference between the structure of active and inactive form? That is the 3D structure changes. The active sites is exposed in the outside environment or in the digestive environment, digestive tract, so that it can easily act on its substrate molecule. After that we had started properties of enzymes, and we had studied the very important properties of enzyme, and these properties or these characteristic features are common to all type of enzymes. I repeat these properties. They show biological origin. Enzymes are having high molecular weight. They are found in colloidal nature. They are never used up in reaction. कभी भी यूज़ नहीं होते हैं, कभी भी मॉडिफाई नहीं होते हैं. रिएक्शन ख़त्म होने के बाद वो एज सच ऑब्टेन हो जाते हैं. वो कभी भी रिएक्शन की स्पीड में, ये कभी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते. दे नेवर अल्टर्स द equilibrium of the reaction, they never alters the free energy of the reaction, they simply decreases the free energy of activation and thus increases the speed of reaction. They can work on both acidic substances as well as basic substances, means they are amphoteric in nature. They are highly sensitive to pH, they are also sensitive to temperature.
सो हमने कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ आज हम डिस्कस किए हैं. सो आई विल कंक्लूड आवर एंजाइम 2 टॉपिक हियर, एंड in enzyme 3 topic, which will be our next class, we will start from the mechanism of enzyme action, that is the thermodynamic aspect related with enzyme function. Okay, thank you.